अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकानमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का कोई इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और इसके एतबार से एक नई बहस ने आगाज़ हफ्ते में ही जन्म ले लिया है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो इसी हफ्ते कम होने जा रहे हैं या बढ़ने जा रहे हैं, इसकी बहस। और यहाँ पर ऑड्स क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रंप की क्या राय है और असल में यूएस इकोनॉमी का डाटा क्या कहता है, इस पे नज़र करना और इस पे नज़र डाल के आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी होगा। आफ्टर दैट दोस्तों, ऑयल के प्राइसेस, इसके साथ फेड मीटिंग और ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा स्टेप क्रिप्टो मार्केट को लेकर के, जिसका फ़ायदा एंड ऑफ द डे यहाँ पर यूज़र्स को ही है। तो दोस्तों, उसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फेड रेट की जो है डिसीजन, वो इस वक्त अभी भी अकॉर्डिंग टू द जॉब और उनकी ड्यूटी के दरमियान यहाँ पर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो जेरोम पॉल की ही हैं। लेकिन इसमें मुदाखलत इतनी बढ़ गई है कि कभी यहाँ पर किसी और की स्टेटमेंट देखने को मिलती है तो कभी किसी और। अगर इस तरह का रद्द अमल बार बार देखने को मिलता रहा और ट्रेड की भी स्टेटमेंट यही आती रही कि आपको रेट कट करना होगा, तो कोई भी यहाँ पर डिसीजन से पहले ओट्स को फॉलो नहीं कर सकता। तो अब मैं भी ये सोचता हूँ कि ओट्स को फॉलो करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी भी ट्रंप जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट नहीं बदल रहे। उनका ये मानना है कि रेट कट होना चाहिए, जबकि इसके बारे में जेरोम पॉल कोई बात ही नहीं करना चाहते, जबकि बनता भी यही है। इसीलिए कि जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है, यानी कि जिस तरह मैं आपको बताता होता हूँ हर हफ्ते की 4 रिपोर्टें, ठीक है, जिसमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम 4, उसके बाद 4 किस्म के दोस्तों यहाँ पर अदर अपडेट्स, जिसमें एडीपी डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, एम्प्लॉयमेंट डाटा और इस तरह की कई चीज़ें, ये सारी उनके पास आ चुकी हुई हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है, अगर इन रिपोर्टों को देखकर रेट कट करना है या नहीं करना, इसकी बात तय होनी ही नहीं है, तो फिर इन रिपोर्टों के आने का क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों पॉलिसी मेकर का ये मानना है कि जिस तरह के मार्च के ये पहले 15 दिन गुजर गए हैं, जिसमें मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जा रहा है, इसको दरमियान में रखे बगैर कोई फैसला किया ही नहीं जा सकता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि एक मरतबा फिर से जेरोम पॉल के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया है। अभी 3 दिन बाकी हैं दोस्तों इस रिपोर्ट के आने में। ठीक है, इसका जो पहला सेशन होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके मिनट्स जो हैं वो काउंट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि आखिर होता क्या है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि हमें ऑड्स की तरफ अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑड्स जो हैं वो पहले से ही यहाँ पर स्टक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो आज कारोबारी हफ्ते का जो पहला दिन है, इसमें भी हमें यहाँ पर सेंट्स के अंदर जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात की अलामत हैं कि जो हालात हैं वो आने वाले यहाँ पर मज़ीद डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। क्योंकि हमने फ्राइडे मिडनाइट से लेकर सैटरडे और संडे में कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे और ऐसी खबरें सुनी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि पीर वाले दिन मार्केटें जो हैं वो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगी। खास करके ऑयल की जो मार्केट है वो तकरीबन 10 से 15 डॉलर जो है वो गिर सकती है पर बैरल, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब तक की ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो समरी के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ऑयल को लेकर अब तक स्टेप्स लिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस तक ये बात पहुँचे। यूएस ने अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ दोस्तों बात करना शुरू कर दी है कि वो इनके साथ आके मिल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर वर्क करें और इसे खुलवाने में मदद करें। अच्छा, इस दरमियान जो अभी तक हमने देखा है, ब्रेंट ऑयल और WTI ऑयल जो है वो 40% तक सर्ज कर चुका है इस महीने में। और दूसरी तरफ जो है दोस्तों, ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे ऑयल के ज़खायर हैं जिनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना हुआ है, ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। ठीक है, और ऑयल रिजर्व जो हैं वो ज़ाहिरी बात है मार्केट में इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हुए हैं और उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता, चाहे समझ लें कि राई के दाने जितना ही सही, जो कि मैं एक बहुत ही हल्की सी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन कमी शुरू हो चुकी हुई है। उसके बाद दूसरी किस्म की कोई सीज फायर की टॉक होती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ऐसा कोई सोर्स, ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें मज़ीद जो हैं एक बंद गली की
की तरफ जा रही हैं। अलबत्ता किसी भी वक्त कोई बड़ी स्टेटमेंट अगर आ जाती है आपस में सेटलमेंट की, तो ये भी कोई बड़ी बात ना होगी। लिहाजा यहाँ पर जो डिफरेंट कंट्रीज़ की शिपमेंट्स हैं उनके प्राइसेस में भी अब जो है इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मान लें कि अगर किसी ने इस मसले से पहले यानी कि 2 मार्च से पहले कोई चीज़ डील डन करवाई हुई थी और उसको थ्रू द शिप आनी थी, तो वो भी अब यहाँ पर जो है उसके ऊपर पैसों की और रेट्स की एक बहस छिड़ गई है। देखें, एक सिंपल सी बात है, तजारत की दुनिया में कोई भी अपना नुकसान बर्दाश्त करता ही नहीं है। एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि अगर मेरी पुरानी डील आज मुझे नए पैसों में पड़ रही है तो अपनी डील कैंसिल कर रहा है। तो इस तरह कारोबारी हालात भी ख़राब हो रहे हैं। इवन के सुनने में ये आया है कि ऑनलाइन जो लोग अपनी ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं उन्होंने भी उनके काम तक डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको जो कॉस्ट पड़ रही है अब वो कॉस्ट उनके बारे में नहीं रही। लास्ट में बहुत ही छोटी लेकिन इंतहाई अहम खबर, जो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों वार्निंग दी है अपने इन्फ्लुएंसर्स को। अब ये ज़रा समझने वाली है। इन्फ्लुएंसर में उन्होंने किनको पॉइंट आउट किया है? जेनजी को। अब आपको पता ही होगा जेनजी किसे बोलते हैं। आफ्टर द 2000 जो यहाँ पे जनरेशन पैदा हुई दोस्तों, उसको ज़्यादातर इसी से मुखातिब किया जाता है, ठीक है। यानी कि 25-26 साल के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इस वक्त, उनको यहाँ पर बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, सिक्योरिटी रेगुलेटर की तरफ से। और उन्होंने ये किया नोट किया है कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे वार्न किया है कि भाई आप यहाँ पे आके रेगुलरली अपने आप से एक यानी कि जो ह्यूमन पावर होती है उसका इस्तेमाल करें। आप क्यों यहाँ पर एआई की ताकत को ज़्यादातर सामने लेकर के आ रहे हैं? तो सर्वे से पता चलता है कि 23%, ये एक बहुत बड़ी तादाद है, इन्फ्लुएंसर की वहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर जो है एआई को इस्तेमाल कर रही है। ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल रेगुलेटर हैज़ अर्ज यंग investor not to rely on social media influencer, artificial intelligence, chatbots to make financial decisions, according to the study, and that also that one of the 4 Gen Z invest in crypto। तो लिहाजा एक और चीज़ से भी वार्न किया गया है कि ज़्यादातर इंटरनेट के ऊपर जो बोट्स आकर आपको यहाँ पे क्रिप्टो के लिए ज़्यादातर जो कि आपको समझ लें एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, और वो भी यानी कि थ्रू द चैट बोर्ड और एआई के थ्रू, और उनका अपना कोई वजूद नहीं है, उसके ऊपर ख़ुद से स्टडी स्टार्ट कर दें। जैसे कि दोस्तों ये वाकई ही बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, या बल्कि मैं कहूँगा कोई भी तजारती दुनिया हो, उसके अंदर आपका अपना तरीक़ाकार स्टडी हासिल करने का बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि प्रैक्टिकल बिजनेस आज भी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सीएमई गैप पीर के दिन दोस्तों पूरी तरह मार्केट को अपनी लपेट में रखता है, और उसका जो पहला नतीजा आया है फर्स्ट सेशन के मुताबिक, उसमें हमें मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी एक हेल्दी वे में। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे 0.10% उसके डोमिनेंस में भी कमी हुई है, और बीटीसी एक नया हाई लगाने के बाद अब रूटीन अपने जो कि है करेक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। लिहाजा बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं बीएनबी से। तो दोस्तों बीएनबी यहाँ पर अपनी रूटीन रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 670 के बाद यहाँ पर आपके साथ डिस्कस हुई थी। क्योंकि जैसे जैसे आपके सामने लेवल्स आते हैं तो अपर विंडोज़ जो भी हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर क्लोज हुआ है, जिसे हम एशियन सेशन ज़्यादातर कहते हैं, वहाँ से आपकी रिजेक्शन जो है वो अभी डाटा के मुताबिक 687 बन रही है, ठीक है। और 687 से रिजेक्शन के बाद अब बीएनबी यहाँ पर कहीं अपनी सपोर्ट नहीं बना रहा। याद रहे कि ये इसकी ओल्डेस्ट वन सपोर्ट है 650 की, जिसके इन दोनों के दरमियान अब एक अच्छा गैप रह गया है। तो लिहाजा वी नीड अ सपोर्ट ऑन दिस लेवल। मान लें कि हम 670 और 75 के दरमियान अगर सपोर्ट बना देखने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि बीएनबी इसी स्लॉट के दरमियान वर्क करता हुआ दिखाई दे, यानी कि 670 टू 680। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करती तो इसकी गिरावट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा, और हम 660 और 665 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि सीएमई के दरमियान कोई भी चीज़ यहाँ पर ख़ास करके देखी जा सकती है। सोलाना ने फाइनली अपने लिए नए यहाँ पे डोर्स ओपन किए दोस्तों, और एक लंबे अरसे के बाद सोलाना 94.30 से यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। सो ओफन जो सोलाना की यहाँ पर रेजिस्टेंस रही है गाइस, वो 89.90 से 90.90 रही है, और आज इसने उसको ब्रेक किया और अपने ओल्डेस्ट वन लो लेवल्स को यहाँ पर उसने थोड़ी देर के लिए किया है एक्सपायर। लेकिन ये इतना भी एक्सपायर नहीं है, क्योंकि इन दोनों लेवल्स के दरमियान यानी कि 90 और 94 के दरमियान एक बेरिश कैंडल बन चुकी है। अगर हम हिस्ट्री को जाकर स्टडी करें
तो कभी भी सोलाना के अंदर इतनी हेल्दी कैंडल एकदम से उसे हजम नहीं हुई। तो सपोज अगर हम 93.50 पे सपोर्ट को ब्रेक होता हुआ देखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि 90.50 से फिर यहाँ पर इसका एक हिस्टोरिकली एक सपोर्ट लेवल जो है वो इसे सपोर्ट करे और रेजिस्टेंस मजीद अभी सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो वो 94.50 तक बन सकती है। एडीए ने दोस्तों यहाँ पर फिर से अपनी सपोर्ट को तवज्जो दी है, यानी कि 0.2605 को इसने यहाँ पर जो कि है ट्रिगर किया, ठीक है, और उसके बाद 0.2934 का हम एक नया हाई देख करके आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी बड़ी इसकी आपको यहाँ पर ईच कैंडल पंप होती दिखाई दी हैं उसी हिसाब से अब बेरिश मोमेंटम भी ऑन है। तो यहाँ पर 0.2850 एक ऐसा लेवल है जिसको एडीए को सरवाइव करना होगा, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट को अगर हम नहीं बनता हुआ देखते तो नॉर्मली हमें एडीए 0.2830 0.2840 तक का यहाँ पर सपोर्ट लेवल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हिस्ट्री इसकी अगर हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा करके देखें, ये देखें तो ये सेम बन रही है, ठीक है। तो हमें एक ही कैंडल चार्ट पे, खास करके 4 आवर के कैंडल चार्ट पे उसकी हिस्ट्री को उसके बिल्कुल बैक एंड पे देख कर अगले लाए अमल को भी यहाँ पर गौर कर सकते हैं। इस नए अप मोमेंटम का जी कैश के ऊपर, खास करके जिक जिसे हम बोलते हैं, उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हमने देखा कि इसने 220 से 223 को ही अपनी सपोर्ट को रखा, यानी कि हम इसी लेवल से ज़्यादा जी कैश में जो 239 का हाई देख करके आए हैं उसको हम यहाँ पर जो कि है रेजिस्टेंस की शक्ल में देख ही नहीं सके, और अब तेज़ी से जो फ्लो है वो डाउन साइड पे बन रहा है। तो अगर पुरानी सपोर्ट पे आकर ये रुकता है दोस्तों तो 225 से 227 तो एक नॉर्मल सी सपोर्ट होगी। रिवर्सल के लिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल का बनना लाजम होगा, और यहाँ पर ये चीज़ अगर हमारे लिए थोड़ी देर के लिए भी रिलायबल ना बन सकी तो यहाँ इसका हिस्ट्री लेवल बताता है कि थोड़ा सा अपर लेवल यहाँ पे इसे दोबारा 233 और 235 की रेजिस्टेंस दे सकता है। टाओ जो पूरे सैटरडे और संडे में एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करता रहा, इवन कि इसने पुरानी सपोर्टें भी तोड़ दी जो 230 की थी और नई सपोर्टें यहाँ पर बनाई। उसके बारे में यहाँ पर आपको एजुकेट किया गया था कि टाओ की यहाँ पर जो नई सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो 282 की है, जब ये आपको 289 पे रजिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये एक टाइम के लिए तो 289 को भी क्रॉस कर गया था, यानी कि 293 से ये इस वक्त रिजेक्ट हुआ है, और हम अब तक का जो लो देख चुके हैं वो 270 का है। ये इसकी दोस्तों बिल्कुल एक वक्ती और फ्रेश सपोर्ट बनी है, लिहाजा टाओ की यहाँ पर सपोर्ट है 270 की और रेजिस्टेंस 283। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और बीटीसी अपने कैंडल चार्ट पे अपनी हिस्ट्री को बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि हम तकरीबन पिछले 18 दिनों में 74,000 से 5 बार रिजेक्ट हुए हैं, जिसका लाइव आप यहाँ पे नज़ारा कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसा क्या है दोस्तों इस लेवल में, हम ये समझ सकते हैं कि इस लेवल तक जा कर के व्यूवर हजरात जो हैं वो समझते हैं कि मार्केट में इससे ज़्यादा जो कि है बेटरमेंट नहीं आएगी, लिहाजा 74,415 से मार्केट रिजेक्ट होकर 73,000 तक का यहाँ पर लो शो कर चुकी है, और अभी यहाँ पर कोई सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही। तो अगर हम इसका कंपैरिजन मिडनाइट से करें तो मिडनाइट में आप पहले से ही 71,300 पे थे, तो क्या ये मार्केट उसी तरफ अपना रुख इख्तियार कर सकती है? तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अगली 4 आवर की कैंडल को देखें, जिसके पहले 2 घंटे बहुत ही अहम होंगे। सपोज अगर पहले 2 घंटे बेरिश में रह जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि हम 73,000 के लेवल को भी ब्रेक होता हुआ देखें और प्रेशर 72,000 की तरफ बढ़ जाए। लेकिन यकीनन वापसी के लिए यहाँ पर बीटीसी को अपने पुराने ट्रेंड्स को तोड़ना होगा, जैसे कि ये शेडोज़ अब बाकी रह गए हैं और ये शेडो हमेशा 74,415 पे जाके रुक जाते हैं। अलबत्ता मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 74,000 कोई पॉजिटिव जोन नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव जोन है, लेकिन अगर हम 74,000 को लेकर के सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो ही यहाँ पर कोई बेटरमेंट आएगी, देन अदरवाइज यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट होने के चांस रहेंगे, जैसे कि पीर वाले दिन CME गैप करता भी है। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम, और इथेरियम ने यहाँ पे अपने पुराने ट्रेंड्स को कर दिया है बिल्कुल फेल, इसलिए कि इथेरियम जो 2150 से आगे जा नहीं पा रहा था उसने यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सेटल की हैं, और वो है 2288 की रेजिस्टेंस, जहाँ से हुआ है रिजेक्ट। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि इथेरियम का ये जो लेवल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव मोमेंटम में अपना किरदार अदा कर सकता है। ज़रूरी होगा कि हम 2250 से लेकर 2270 के दरमियान यहाँ पर सपोर्ट देखें। ये ही एक सपोर्ट है जो एक नई
नई हिस्ट्री बनाने में इसके लिए साजगार हो सकती है, जो 2310 2320 के डोर्स ओपन करने की सलाहियत रखती है शैडो के मुताबिक। लेकिन अगर अब की बार आपको ऐसा शैडो या ऐसी सपोर्ट देखने को नहीं मिलती तो हम 2210 को फिर से देख सकते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।